गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 12 और वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, वीडियो नंबर 2 यूनिट 7। और यूनिट 7 में क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या है बेटा टॉपिक? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये वीडियो नंबर 2 है। तो जैसे आप फर्स्ट वीडियो मैंने आपको भेजा, तो ये राधा रानी फ्री एजुकेशन, उसको लाइक सब्सक्राइब और आप शेयर बेटा कर सकते हो, कमेंट भी साथ में। ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे ना, सेविंग फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ प्रोस्पेंसिटी टू सेव, इसका मतलब आपका एपीएस और एमपीएस के बारे में बात करेंगे। कंपैरिजन करेंगे या रिलेशनशिप बिटवीन एपीएस और एमपीएस में क्या रिलेशनशिप है, और इक्वेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन का इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजप्शन कर्व। कंजप्शन कर्व से कैसे हम सेविंग कर्व बनाएंगे वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वीडियो 2 में क्या हुआ पता लग गया? सेविंग फंक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। S इक्वल टू एफ ऑफ वाई, जैसे C इक्वल टू एफ ऑफ वाई होता था उसी प्रकार की आप पढ़ोगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे आप ना, ये प्रोस्पेंसिटी टू सेव, एपीएस और एमपीएस। फिर क्या पढ़ोगे ना, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन या रिलेशनशिप पढ़ोगे। उसके बाद क्या पढ़ोगे? इक्वेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन और डेरिवेशन ऑफ जो सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजप्शन कर्व। ठीक है बेटा। चलिए अभी हम बात करते हैं। चलिए बेटा देखो, बात करते हैं सेविंग फंक्शन। वहां तक हो गया था, मैंने एपीसी और एमपीएस में रिलेशनशिप बता दिया था, उन दोनों में कंपैरिजन भी बता दिया था मैंने। अनलाइक कंजप्शन, सेविंग इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ इनकम। तो इसका अर्थ क्या है ना, आय की तरह, उपभोग की तरह बचत भी आय का एक कार्य है। आय का कार्य, आय जो है या तो वो कंजप्शन करेगा या सेविंग करेगा। तो इसी प्रकार की चीजें समझ में आ गया। उसके बाद सेविंग ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है ना, सेविंग ऑल्सो मतलब जो बचत है वो डिपेंड किस पे करता है ना, द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, वो आपको ध्यान देना। तो उसी प्रकार की जो बचत है, जो सेविंग ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। तो बचत किस पे डिपेंड करता है ना, इनकम का जो लेवल है, आय का जो स्तर है उस पर डिपेंड करता है कि भैया आय कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा आय करोगे तो बचत ज़्यादा होगा, अगर आप कंजप्शन कम कर रहे हो। ठीक है बेटा। बचत आय की उपभोग व्यय पर अधिकता है। ठीक है। और लिखा है सेविंग इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब उपभोग व्यय करने के बाद जो बचता है आय से, वो बचता है सेविंग। पता है आपको कि आपको S बराबर में Y माइनस सी, तो वो लाइन में लिख रखा है तो कुछ दिक्कत तो है नहीं। सेविंग फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। जिसका क्या अर्थ है ना, जो बचत फलन है, तो ठीक है, जो सेविंग फंक्शन है वो बचत फलन है, वो क्या करता है ना, रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप। इसका मतलब बचत और राष्ट्र आय के बीच में संबंध से है। बचत और राष्ट्र आय के बीच में भी संबंध है। कौन सी ना, बचत फलन है। इसीलिए लिखा जाता है S इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ये जो एफ ऑफ वाई क्या है, ये फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है। ये S क्या होता है? सेविंग है। Y क्या होता है? ये नेशनल इनकम है। और ये F का मतलब क्या होता है? फंक्शनल रिलेशनशिप है। तो उसी प्रकार ना, बचत फलन या बचत प्रवृत्ति एक समयावधि के दौरान एक दिए गए आय स्तर पर परिवार की बचत को दर्शाता है। सेविंग फंक्शन और प्रोस्पेंसिटी टू सेव shows the saving of households at a given level of income during a given time period. Alternately, ठीक है ना, alternately क्या करेंगे आप? Alternately दूसरी ओर से क्या है? Propensity to save, okay, shows the different level of saving at different level of income in an economy. बेटा ये क्या मतलब है इसका ना, बचत प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था में विभिन्न आय के स्तर पर विभिन्न बचत के स्तर को दर्शाता है। तो मैंने क्या बताया ना, अगर अल्टरनेटिव भी अगर उसे समझोगे तो बचत का जो प्रवृत्ति है, जो आपका क्या है ना, जो प्रोस्पेंसिटी टू सेव, वो क्या दिखाता है ना, सोच द डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। अलग अलग इनकम में क्या क्या सेविंग है वो आपको दर्शाता है। ठीक है। अभी हम टेबल में द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, ये आपका टेबल नंबर 7.6 वो आपका इंग्लिश मीडियम बुक में आप देख सकते हो बेटा।
पेज नंबर तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो आप जो बुक आप देखेंगे उसमें देखेंगे 7.6। हिंदी मीडियम बुक में भी 7.6 दिखेगा। बेटा इंग्लिश में जरूर लिखा है, मैं मैक्सिमम तो ज़्यादा मतलब 60-70% तो मैं आपको हिंदी में ही सारे समझा रहा हूँ, तो आपको कोई और ढूंढने की जरूरत नहीं है, समझ में आपको आ जाएगा। ये इनकम है जो वाई आपको दे रखा है, 0, 10, 100, 200, 300, 400, 500, 600। कंजप्शन आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये मान लो आपको गिवन है, तो एस कैसे निकालोगे, वाई माइनस सी ना, आपका सेविंग बराबर में इनकम माइनस कंजप्शन, वो आपका हो गया, ये आपको आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है ना, जहां पे एस बराबर में 0 उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ये आपको पता है ना। सी बराबर में जो वाई होती है, जैसे ये सी का लाइन जा रहा है और ये वाई का लाइन यहाँ उसको टच कर रहा है, तो उसी लाइन पे भी हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और जब वाई और एस सी समान होगा तो एस बराबर में 0 होगा, तो उसको आप कह सकते हैं इसे ब्रेक इवन पॉइंट, जब एस बराबर में, सेविंग बराबर में 0, बचत बराबर में 0। और मैंने आपको बताया था बेटा ब्रेक इवन पॉइंट का हिंदी क्या है, समस्तर बिंदु या समस्त बिंदु। क्लियर हो गया बेटा, क्या बोलते हैं हिंदी में, समस्तर बिंदु। क्लियर है, बिल्कुल। तो आप देखो क्या आगे क्या दे रखा है, ये फिगर में आपको क्या नजर आ रहा है ना, 0 जब इनकम है तो आप जो खर्चा करते थे ऑटोनोमस सी होता था, तो वही नीचे जाओगे नेगेटिव में आएगा, वो आपका ऑटोनोमस सी, वो लेकिन नेगेटिव में है, तो वो आपको ध्यान देना। और ये होता है आपका डिस सेविंग, जिसको बचत नहीं कर सकते उसको अप बचत कहा जाता है। और सेविंग जो होता है उसके आगे वाला है, जब लाइन 0 से ऊपर वाले जाएगा वो सेविंग हो जाएगा, और इसके नीचे वाले, ये जो आपका एक्स एक्सिस है, तो इसके नीचे वाला नेगेटिव लाइन होती है, वो आपका डिस सेविंग, इसका मतलब नुकसान में चल रहा है, माइनस में चलोगे आप, ठीक है। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, अप बचत। क्या बोलेंगे हिंदी में, अप बचत। क्या आपको इस फिगर समझ में आ गया, ये हो गया एक्स का लाइन है जो इनकम दिखाता है, ये हो गया वाई का लाइन है जो हम सेविंग इसमें बता रखे हैं ना। जब आप 0 कमा रहे हो, जितना आपका खर्चा करोगे सी, तो उतनी नेगेटिव में ले जाओ, वो आपका माइनस सी, ऑटोनोमस माइनस सी हो जाएगा। तो ओ एस जो है आपका शुरू में आपका नेगेटिव है, और यहां से लेकर यहां तक एस से लेकर आर, ओ एस आर के बीच में जो एरिया जो आपका दिख रहा है, जो एरिया, वो आपका डिस सेविंग है, इसका मतलब आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। उसके ऊपर आप चलोगे, जहां जहां जाओगे वो आपका बचत ही बचत है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए उसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सेविंग शेड्यूल एंड सेविंग कर्व। अच्छा, तो क्या दे रखा है, बचत अनुसूची और बचत वक्र के महत्वपूर्ण अवलोकन, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन है इसमें। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व ऐसे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट एस ऑन वाई एक्सिस और इंडिकेटिंग दैट देयर इज नेगेटिव सेविंग टू अमाउंट ऑफ एटोनोमस कंजप्शन व्हेन नेशनल इनकम इज 0। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, अब फिगर को समझो। दे रखा है जो सेविंग फंक्शन है वो एस जो खिंचा हुआ है, और एस जो है वो शुरू में नेगेटिव में है। बिल्कुल जब आप आए आपका बिल्कुल नहीं होगा, आपका 0 से स्टार्ट होगा, और आप जैसे अभी कोविड चल जाएगा, आपका जॉब वगैरह छूट जाएगा या कुछ बिजनेस है वो नहीं हो रहा है, तो आपका बचत अगर आपका 0 हो, मतलब आपका इनकम 0 होगा तो भी आप खर्चा करेंगे, तो ऐसे में जो आपका बचत है वो आपका नेगेटिव में होगा। तो इसीलिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट ये कह रहा है बचत वक्र का शुरुआती बिंदु, बचत वक्र का जो शुरुआती बिंदु है वो नेगेटिव में होगा, और जो वक्र है वो ऐसे ऐसे, ये आर जो बिंदु है ब्रेक इवन पॉइंट, आगे चलकर वो पॉजिटिव होगा। क्लियर हुआ क्या आपको। तो क्या है, बचत वक्र वाई अक्ष पर एस बिंदु से शुरू होता है। ये दर्शाता है कि बचत ऋणात्मक स्वायत्त उपभोग की मात्रा के बराबर माइनस में जब राष्ट्रीय आय 0 है। और एक बात आपको नोट करने वाली बात है कि बचत वक्र का वाई अक्ष पर ऋणात्मक, अतः खंड उपभोग वक्र में वाई अक्ष पर धनात्मक, अतः खंड के आकार के बराबर ही होगा। ओके, ये जरूर नहीं है। और ये जो दे रखा है मैंने, जो आपको इस फिगर में समझा दिया, वही पॉइंट लिखा हुआ है। इसकी जब 0 इनकम है तो जो आप खर्चा करोगे कंजप्शन है वो आपका ऑटोनोमस सी होगा पॉजिटिव में, लेकिन नीचे की तरफ आओगे ऑटोनोमस सी होगा माइनस में, और ओ से एस तक का जो दूरी है वही माइनस के। ये नीचे वाला जो आपको देख रहा है आपको एस वो आर, ये पूरा एरिया आपका डिस सेविंग है, जिसे हम क्या कहते हैं ना, हिंदी में अप बचत के कहा जाता है। समझ में आ गया आपको। और बचत वक्र का जो ढाल है एस एस का धनात्मक ढाल होती है। देखो आगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है आपको ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। कब होगा, जब बचत और आय के बीच में धनात्मक संबंध को दर्शाता है। ओके, क्या होती है ना,
जो ढाल होती है वो आपका क्या होती है ना, एसएस का जो धनात्मक ढाल होती है, नेगेटिव नहीं है, मतलब ये जो लाइन है वो नीचे की तरफ नहीं है। हाँ, ये जो लाइन है वो आपका, ये जो इसके नीचे जो है वो नेगेटिव है, ये जो बचत है आपका वो नेगेटिव में है, लेकिन जो ये वक्र है, जो आपका ये लाइन है, तो वो आपका क्या है, पॉजिटिव है, लाइन है। तो सेकंड पॉइंट अब हम देखते हैं क्या दे रखा है। सेकंड पॉइंट, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, एसएस हैज ए पॉजिटिव स्लोप। ध्यान देना बेटा, एसएस क्या है ना, ये पॉजिटिव स्लोप है। इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे, तो हाईलाइट के लिए कुछ ले लेते हैं हम लोग, कौन सा आपको सही है, ये थोड़ा सा ठीक है। तो क्या बताया गया ना, एसएस जो कर्व है, एसएस हैज पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है बेटा, क्योंकि तो नेगेटिव से निकल के जा रहा है तो पॉजिटिव कैसे हो गया? अरे बेटा ऊपर की तरफ जा रहा है ना, नेगेटिव है तब भी तो बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव है। पहले -20, फिर आपका कितना था, फिर आपका -10, फिर -5, इसका मतलब माइनस में कम हो रहा है तो मतलब बढ़ रहा है ना। व्हिच इंडिकेट्स द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। तो आपका इन दोनों बचत और इनकम के बीच में धनात्मक संबंध है और पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो आपको क्लियर हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट, मैंने ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आपको बताया था, जब s बराबर में 0 है या जब c बराबर में y है, y बराबर में c, तो इसका मतलब है s बराबर में 0 हो जाएगा। तो सेविंग कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट पॉइंट r, व्हिच इज नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट। तो r पॉइंट पर क्या है ना, ब्रेक इवन पॉइंट है, उसे हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा ना, समस्तर बिंदु कहा जाता है। सेविंग इज 0, ओके, अकॉर्डिंग टू द टेबल 7.6 ब्रेक इवन पॉइंट ऑकर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू इनकम 200 करोड़। और देखते हैं वो 200 करोड़ में कहाँ पे हैं, उसको मैं बता दूंगा, मैं आपको पढ़ के बताया से। पॉजिटिव सेविंग क्या होता है ना, आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज पॉजिटिव। तो ये पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने यहीं पे आपको बता दिया। ये टेबल में देखो आप बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे 0 हो रहा है, ये देखो 0 है। कहाँ पे 0 हो रहा है ना, जब हमारा इनकम 200 है और वहाँ पे हमारा कंजप्शन भी 0 है। तो ये जो आपका आया, ये सेविंग हो गया 0। इसी पॉइंट को आर को हम क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। और ब्रेक इवन पॉइंट में जो भी लाइन आगे जाएगा वो पॉजिटिव होगा। अब वो क्लियर हो गया क्या, ये आपका नेगेटिव में जा रहा है और ये आपका क्या जाएगा, पॉजिटिव में। ठीक है, तो धन समस्तर बिंदु के बाद आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट द सेविंग विल बी पॉजिटिव। क्लियर हो गया क्या बताया इस फिगर में। एस जो लाइन होती है वो सेविंग का है, वो आपका सेविंग लाइन है। उसके बाद क्या बताया मैंने ना, जहाँ पे S0 होता है वो ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, और ब्रेक इवन पॉइंट से जो होगा वो आपको डिस सेविंग होती है, और ब्रेक इवन के बाद जो होता है वो आपका पॉजिटिव होती है। और जो आपका लाइन होती है सेविंग लाइन और जो इनकम है वो आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोस्पेंसिटी टू सेव, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेंसिटी टू सेव, ये वाला आपको पढ़ना है। ठीक है, ये देखो ना, एपीएस इसके फुल फॉर्म क्या होता है, एपीएस का होता है एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव। एमपीएस ये होगा आपका मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव। अब करना क्या है, एपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, S/Y, आपको बताया गया, फॉर्मूला मैंने लिखवाया, फर्स्ट वीडियो में आप देख लेना। S/Y और आपका तो आप दे रखा है यहाँ पे ना, ये आपको इनकम दे रखा है, वो आपका सेविंग दे रखा है। तो एपीएस हो जाएगा -40/0, यहाँ कुछ नहीं है, 0 भी नहीं लिखना है, -20/100, 0/200, ठीक है, और 20/300 और 40/400। तो ये आपका आया एपीएस, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव। क्लियर हो गया जो बताया गया, तो ये आपको करना है। ठीक है बेटा, तो ये मैंने क्या बताया, ये मेरा जो है 0 है, और उसके बाद क्या हो रहा है, ये मेरा सेविंग है। तो ये जो पॉइंट है एपीएस S/Y, ये मेरा S है, और ये OR, इसका मतलब ये OR है। OR यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक वही है, और ये आपका ORY में OY1 यहाँ से यहाँ तक OY1 है। तो ये दोनों को आप डिवाइड करो, जो आपका आया वो आपका एपीएस है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ ना, एपीएस इक्वल टू माइनस, वो तो आपको दे रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एपीएस, वो आप देख लो थोड़ा बहुत ना। एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। एपीएस का मतलब क्या मैंने बताया, देखो एपीएस का मतलब क्या होता है ना, आपका S/Y, S/Y। तो आप एक चीज देखो, क्या जितना इनकम करोगे उतना बचत कर लोगे? क्या C कभी 0 होती है? नहीं है।
तो ये दोनों बराबर कैसे हो जाएगा? ये दोनों बराबर होगा तब तो 1 आएगा बेटा। तो ये दोनों तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता। जब ये दोनों बराबर नहीं हो सकता तो कैसे हो जाएगा 1? तो इसका मतलब है एस कभी भी y का बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए ये एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, ये एक से बड़ा भी नहीं होगा। ठीक है। एज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू और मोर देन नेशनल इनकम, और सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू मतलब ये क्या है, जो सेविंग है वो कभी भी क्या हो सकता है, नेशनल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऐसे नहीं होता आप जितना जितना कमा रहे हो पूरी की पूरी आप बचत कर लोगे, ऐसे नहीं होता है। क्लियर हुआ आपके? एपीएस कैन बी 0, बिल्कुल जब एस 0 हो जाएगा एपीएस भी 0 होगा, और सेविंग जहाँ पे 0 होगा तो ऐसे में करोगे। ठीक है। एपीएस कैन नेगेटिव, एपीएस नेगेटिव में हो सकता है, और लेस देन 1, बिल्कुल 1 नहीं होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन एपीएस जो है वो नेगेटिव भी होगा, वो 1 से कम होगा। ठीक है। एपीएस कैन बी नेगेटिव, और एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम। एपीएस क्या करेगा, वो आपका बढ़ता है जैसे आपका इंक्रीज होगा इनकम। एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम बिकॉज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम सेव्ड कीप्स ऑन राइजिंग इंक्रीजिंग। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा ऐसे ऐसे आपका बचत बढ़ेगा। ऐसे नहीं है कि इनकम आपका बढ़ गया तो कंजप्शन आपको बहुत बढ़ गया, ऐसे नहीं होता। कंजप्शन बढ़ता है, लेकिन जैसे आय बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता रहता है तो कंजप्शन आपका क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद बेटा आ जाओ एमपीएस। वीडियो थोड़ा छोटा बनाएंगे, पूरा टॉपिक इसमें नहीं हो पाएगा। एमपीएस का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एमपीएस तो उसकी हिंदी में आपका क्या मतलब है एमपीएस का? सीमांत बचत प्रवृत्ति। सीमांत बचत प्रवृत्ति, वो मैंने हिंदी मीडियम में आपको लिखा सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो इसमें क्या करेंगे ना, एमपीएस का फॉर्मूला ना डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई जो है वो आपका क्या है, डेल्टा एस बाय डेल्टा। तो एमपीएस हो गया आपका चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, तो डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा वाई। तो इफ सेविंग इंक्रीजेस फ्रॉम, ये दे रखा है एमपीएस और आपको निकालना है डेल्टा एस और डेल्टा वाई। डेल्टा एस कैसे निकलेगा बताया आपको, ये आपको इनकम दे रखा है, ये आपको सेविंग दे रखा है। तो डेल्टा एस कैसे निकलेगा, -20 माइनस ऑफ -40। क्लियर हुआ? तो हो गया 20। 0 माइनस ऑफ -20 हो गया 20। 20 माइनस में 0 हो गया 20। 40 माइनस में 20 वो हो गया 20। और डेल्टा वाई 100 माइनस 0 100, 200 माइनस 100 तो 100। ये आपका आ जाएगा एमपीएस डेल्टा एस वाई में डेल्टा वाई। देख रहे हो बेटा? तो आप एक चीज़ ध्यान दो इसके लिए ना, एमपीएस के बारे में आप देखो ना, एमपीएस जो होता है वो किसके बीच में होता है आपका, 0 और 1 के बीच में होता है। और इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, पूरा अगर आप सेव करोगे तो डेल्टा एस इक्वल टू 0 देन एमपीएस इक्वल टू 1। अगर ऐसे ठीक है, अगर पूरा आप बचा लोगे सारे इनकम को, तो खर्चा क्या करना नहीं है बिल्कुल ही, तो ऐसे तो होता नहीं है। तो इसका मतलब है एमपीएस जो है वो क्या है ना, इन दोनों के बीच में होगा। किसके बीच में होगा ना, 0 और 1 में बीच में होगा। ठीक है। अभी हम आते हैं एपीएस और एमपीएस के बीच में कंपैरिजन क्या है ना। मीनिंग देखो, मीनिंग तो आपको भी बताया ना। एपीएस का क्या होता है, एस बाय वाई, इसमें डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई, उसको लाइन में लिखा हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैल्यू लेस देन 0, एपीएस का वैल्यू लेस देन 0, एपीएस का वैल्यू APS can be less than 0 when there are dish saving और will consumption is more than national income। तो वैल्यू लेस देन 0 है किसका, APS का कैन लेस देन 0, क्योंकि माइनस में भी आता है। बचत अगर माइनस में है तो APS माइनस में होगा। MPS कैन नेवर भी लेस देन 0, 0 से छोटा नहीं होगा। हाँ, 0 और 1 के बीच में हो सकता है, लेकिन उससे 0 से छोटा नहीं होगा। APS का फॉर्मूला S बाय वाई है और MPS का फॉर्मूला डेल्टा S बाय डेल्टा वाई है। क्लियर हो गया बेटा? तो कैसे दे रखा है, देखो इसमें क्या दे रखा है ना, y बराबर में C प्लस S, दोनों तरफ से y को आप डिवाइड कर दो। APC और APS में क्या रिलेशनशिप दे रखा है, देखो मैंने बताया APC प्लस APS इक्वल टू 1, APC C बटे वाई। और पहले देखो y इक्वल टू C प्लस S, तीनों इस दोनों तरफ से मैंने y को डिवाइड कर दिया, y बाई वाई 1 हो गया। तो 1 बराबर में APC प्लस APS, तो APC प्लस APS क्या है, 1 है, बिकॉज इनकम इज आइदर यूज फॉर कंजप्शन और फॉर सेविंग। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है मैंने? तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन MPC और MPS क्या होता है
इन दोनों का जो है, इन दोनों भी क्या होती है, एक होता है। इन दोनों का जो वैल्यू होता है वो क्या होती है, एक होता है। ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, तो एमपीसी एंड एमपीएस इज इक्वल टू 1। इन दोनों को अगर हम जोड़ा जाए, द सम ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इक्वल टू 1, तो आपको बताया एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। कैसे? जैसे डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, डेल्टा वाई तीनों में डिवाइड करो, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई एमपीसी और डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई एमपीएस। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई 1 हो गया। तो एमपीसी और एमपीएस का जो है वो कितना हो जाएगा, आपका 1 होगा। टोटल इंक्रीजमेंट इन इनकम इज आइदर यूज फॉर कंजप्शन और फॉर द सेविंग। ना जो इंक्रीज इनकम होती है, जो इंक्रीज इन इनकम है, या तो कंजप्शन में खर्चा होती है या तो वो सेविंग में खर्चा होती है। ठीक है बेटा। तो आपको एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस एक टेबल में आएगा निकालने के लिए। तो वही है सारे फॉर्मूला मैंने लिखवा के आपको भेज चुका हूँ, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको आएगा रिलेशनशिप आएगा तो बड़ा अच्छी तरह से ध्यान देना। चारों के बीच में रिलेशनशिप बताता हूँ मैं आपको, फिर इसको देखेंगे इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन और किस में करेंगे उसमें। नेगेटिव लेस देन जीरो, देखो वैल्यू जो है नेगेटिव है या लेस देन जीरो। एपीसी, सी कभी जीरो नहीं होता या नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब है ये एपीसी कभी भी क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। एपीएस, क्योंकि एस जो होता है वो नेगेटिव होता है, सी बड़ा होता है वाई से, इसका मतलब है वो आपका नेगेटिव हो सकता है बिल्कुल। एमपीसी या एमपीएस दोनों ही नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई ये भी नहीं होगा, या डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ कौन सा है ना, जो एपीसी है तो ओ एपीसी जो मतलब सिर्फ कौन सा है, एपीएस है, तो ये वाला जो है केवल वो नेगेटिव होगा या जीरो से छोटा होगा, लेकिन और कोई होगा नहीं। जीरो की बात करेंगे, नो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सी ऑटोनोमस सी, एपीसी कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप जीरो कमाओ तब भी आप कुछ खर्चा करते हो, इसीलिए एपीसी कभी जीरो नहीं हुआ। नो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोनोमस सी। एपीएस क्या होगा ना, ये आपका जीरो होगा, यस, क्योंकि सी बराबर में वाई जब होता है तो एपीएस जीरो होगा। एमपीएस क्या जीरो होगा, यस होगा, जब डेल्टा एस बराबर में डेल्टा वाई होती है तो आपका एमपीएस भी जीरो हो सकता है, क्योंकि चेंज इन सेविंग, चेंज इन इनकम ओके इक्वल टू अब चेंज इन सेविंग होगा, तो आप कर सकते हो कि एमपीसी, क्योंकि अब एमपीसी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा वाई, क्योंकि डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई होता है, और जब आपका डेल्टा एस डेल्टा वाई बराबर हो गया, डेल्टा सी जीरो होगा, जीरो बाय समथिंग जीरो, लेकिन बहुत कम चांस जो होता है। और एमपीएस क्या जीरो होगा, यस, तो कौन सा नहीं होगा, एपीसी कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन और जो तीनों चीजें वो आपका जीरो हो सकती हैं। 1 के बारे में बात करते हैं। 1 के बारे में बात करेंगे तो आपका एपीसी जो होता है, पहला क्या था आपका एपीसी, वो आपका 1 हो सकता है, क्योंकि सी बराबर में वाई ये आपका हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे हम क्या है ना, ये आपका एपीएस है। एपीएस क्या है ना, हमारा ये क्या होगा ना, ये एपीएस जो है तो क्या ये हो सकती है, एक हो सकता है, नहीं, एक कैसे होगा, क्योंकि सेविंग कभी इनकम के बराबर नहीं होता, कंजप्शन जीरो नहीं होता, तो सेविंग कैसे बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे एमपीसी कभी एक होगा, बिल्कुल होगा, जब आपका डेल्टा सी डेल्टा वाई इक्वल होगा। क्या कभी एमपीएस आपका एक होगा, हो सकता है, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा वाई जब होगा, क्योंकि डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई इक्वल टू आपका होता है एमपीएस। चलिए एक से अधिक, बिल्कुल एमपीसी होगा, क्योंकि सी वाई से बड़ा होता है, ये होगा। क्या आपका एपीएस होगा, नहीं होगा, क्योंकि एस कभी भी वाई से बड़ा नहीं होता, तो ये नहीं हो सकता। क्या हमारा एमपीसी होगा, बिल्कुल नहीं होगा, डेल्टा सी। और चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजप्शन कभी चेंज इन इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। पता लगे 1000 रुपये बढ़ रहा है और खर्चा आपने कर दिए 2000, ऐसा तो नहीं होता है। तो चेंज इन जो कंजप्शन होती है वो आपका चेंज इन इनकम से ज़्यादा नहीं। इसका मतलब है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई जो है वो 1 से कम होगा, 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद कभी ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, डेल्टा एस कभी डेल्टा वाई से बड़ा नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा जो बोला गया आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चारों के बीच में मैंने आपको रिलेशनशिप बता दिया है, किस किस के बारे में ना, एपीसी एमपीसी उसके बारे में, ठीक है बेटा, तो इनके बारे में। तो आप ध्यान देना इन चीज़ों को जो मैं बताया आपको, क्या क्या चीज़ें हैं, एपीसी, एपीएस, एमपीएस, एमपीएस, ओके एपीएस। तो ये वीडियो मैंने बेटा आपको बना दिया आपके लिए, तो उम्मीद है कि आप उसको आप समझोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो इसमें और भी पॉइंट्स रह गया, जो मैंने हेडिंग में डाला किस पॉइंट्स में और भी रह गया, जो कौन सी रह गया बेटा, इक्वेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन इसमें रह गया,
काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसीलिए वो जो डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजप्शन कर्व वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बना दूंगा। ठीक है बेटा, बाय बेटा, टेक केयर बेटा।